नेलिट ओ लेवल के नोट्स के लिए संपर्क करें मेरे व्हाट्सएप पे 9616175690 और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियोस अच्छे होने पे लाइक बटन भी दें प्लीज़। आज का टॉपिक है हमारा आईसीटी पेपर जो है उसका एक पेपर सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसका जवाब देना है। हम लोग ये पेपर ले रहे हैं आईसीटी जो कि जुलाई 2013 का है। आपको पता है कि नेट पर आप लोग ओ लेवल के पेपर डाउनलोड कर लीजिए और पुराने पेपर ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। ये पेपर्स आपको पास करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम लोग आज इन पेपर्स को सॉल्व करते हैं, कोशिश करेंगे सॉल्व करने के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो भी पूरा करा सकें आपको। तो पहले तो आपको ये भी सबको पता होगा कि जो ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है 40 नंबर का, उसमें कंपलसरी है बच्चों को 20% यानी 20 नंबर यानी कि 50% लाने ही हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में 20 नंबर नहीं आते हैं तो आपके सब्जेक्टिव की कॉपीज़ चेक नहीं होती हैं। इसीलिए आप लोग इस पे पहले ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। आप लोगों में बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि पेपर लॉक करना है तो हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं उनमें कौन सा पेपर लॉक करें। तो आपको बता दें, आपके पास जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में जो सबसे इजी सब्जेक्ट है वो आईसीटी ही है। आप लोगों को ये कोड्स स्क्रीन पर दिख रहे होंगे जिसमें कि हमारे पास है ये 3 तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और ये 3 में आपको एक चूज़ करना है, डॉटनेट, मल्टीमीडिया और आईसीटी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईसीटी यूज़ करिए बिकॉज आईसीटी का मोर देन 80% सिलेबस आपको सेकंड पेपर में फिर से रिपीट होगा। इसमें आपके 4 मॉड्यूल हैं, छोटा पेपर है, 1 मंथ की पढ़ाई में आसानी से क्लियर हो जाता है। मेरे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पेपर। पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिए और मुझे बताइए, वर्चुअल मेमोरी इज़ अ पार्ट ऑफ रोम, रैम, हार्ड डिस्क और पी रोम। वर्चुअल मेमोरी किसका पार्ट होती है? वैसे आप लोगों के हिसाब से रोम ये गलत है। वर्चुअल मेमोरी पहले होती क्या आपको बता दें। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, मेरे को अब ज़रूरत पड़ेगी नेट में आपको एक इमेज डाउनलोड करके समझाने के लिए। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल वर्ड जब आ जाए तो आप लोग समझ जाना कि एक इमेजिनरी मेमोरी है। एग्जैक्टली वैसा नहीं है, आपकी एक इमेजिनरी मेमोरीज होती है जो हम लोग अपने कंप्यूटर्स में अलग कर लेते हैं। देखिए इस फोटोज़ में आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। आपकी ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में बहुत सारी स्पेस होती है, लेकिन इस स्पेस को हम लोग एक चाहते हैं कि इस हार्ड डिस्क का थोड़ा सा पार्ट जो है वो हमारे रैम की तरह काम करे। अगर आपकी रैम स्लो चल रही है, रैम में स्पेस कम पड़ रही है, तो हार्ड डिस्क को भी एज अ रैम यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आपको उसका कुछ पार्ट रिजर्व करना पड़ेगा एक वर्चुअल मेमोरी के रूप में। कंप्यूटर उसको मेमोरी यानी रैम प्रिडिक्ट करने लगेगा, मानने लगेगा। आप माई कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ वर्चुअल मेमोरीज़ और ये सारी चीज़ें सेट करने को मिलेगी। मैं दिखाता हूँ कहाँ से। तो आप लोग जैसे ही अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ राइट क्लिक करके चेक करते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, और एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर एडवांस पे चले जाइएगा। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस, यूज़र प्रोफाइल, स्टार्टअप, ऐसी बहुत सारी इफेक्ट दिखेंगे। इसी में आपको वर्चुअल मेमोरी की सेटिंग्स भी दिखेगी। आप इस वर्चुअल मेमोरी वाली सेटिंग्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको अपने सिस्टम्स की सेटिंग्स के परफॉर्मेंस और उनके बारे में सेटिंग्स करने के लिए ऑप्शंस आ जाएगा। देखिए यहीं पे दिया गया है कि आप अपनी वर्चुअल मेमोरी कितनी रखना चाहते हैं जो रैम में है। अ पेजिंग फाइल इज़ एन एरिया ऑन ए हार्ड डिस्क दैट विंडोज़ यूज एज इफ़ इट वर रैम, यानी कि वो पार्ट आपकी हार्ड डिस्क का जो कंप्यूटर के हिसाब से रैम माना जाएगा वही होगी वर्चुअल मेमोरीज। आपका भी रैम इतना प्रेडिक्ट कर रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, आप लोग इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये आपको बता दें, ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारी। देखिए इसमें दिया गया आपके लिए प्रेफर्ड मेमोरी ये अभी करंटली इतना एलोकेटेड है। आपको बहुत सारे लोग पेन ड्राइव को भी एज ए वर्चुअल मेमोरी की तरह इस्तेमाल करते हैं और सिस्टम की स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो आपको आई थिंक आप इसका आंसर पता चल गया होगा कि वर्चुअल मेमोरी किसका पार्ट होती है, हार्ड डिस्क है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। टू इंस्टॉल टू टेल द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ न्यू पेरिफेरल डिवाइस।
तो कंप्यूटर में ऐसा क्या चीज़ इंस्टॉल करें कि कंप्यूटर को नए पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में जानकारी मिल जाए, उसका ड्राइवर्स इंस्टॉल करें। अगर आप लोग कोई भी जैसे प्रिंटर भी खरीदते हैं तो आप लोगों को जब तक उसका ड्राइवर्स नहीं होगा वो उसे सही ढंग से उस पर यूज़ नहीं कर पाए, काम ही नहीं कर पाएगा। तो आप कभी लैपटॉप कुछ भी इंस्टॉल करते हैं तो पहले उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं। कंप्यूटर में ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप लोग अपने कंप्यूटर के या माई कंप्यूटर की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएं और आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर दिखाई देगा। इस पर आपको कंप्यूटर के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके नाम दिखाई देंगे। जैसे कि डिस्प्ले ड्राइवर, मेरे सिस्टम पे 2 डिस्प्ले हैं, एक डिस्प्ले कार्ड लगा है और एक इंटेल का इनबिल्ट ड्राइवर्स है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाती है। तो कोई भी नई चीज़ लगाएंगे, अगर इसमें एक्सक्लेमेशन का साइन आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि कंप्यूटर में वो पर्टिकुलर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए वो माल फंक्शनिंग कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। अगला सवाल, वेयर इज़ द पोस्ट लोकेटेड? पोस्ट कहाँ पे लोकेट होती है? पोस्ट का मतलब आपको पहले पता होना चाहिए। बताइए क्या है पोस्ट का मतलब? पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर के ऑन होते ही, स्टार्ट होते ही, बूट होने के पहले पोस्ट प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर चेक करता है अपने सारे एसेसरीज़ के बारे में। एक वो स्पाइक सिग्नल भेजता है जिसमें कि उसके पास जहाँ कहाँ से सिग्नल्स आ रहे हैं यहीं पे उसको चेक हो जाता है कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हैं। अगर आपके कंप्यूटर में रैम नहीं लगी है या फिर आपकी रैम ढीली है तो पोस्ट तुरंत प्रेडिक्ट कर लेता है और आपको बीप साउंड से इन्फॉर्म करता है। और जब सब कुछ सही हो जाता है तो एक सिंगल बीप साउंड आती है। कभी डेस्कटॉप में देखिएगा सिंगल बीप आएगी तो इसका मतलब है दैट इज़ एवरीथिंग इज़ ओके, और फिर वो बूटिंग प्रोसेस पे स्विच हो जाता है। अब उसको वो फाइल चाहिए होती है जो कि आपने बूट प्रोसेस में डाल रखी होती है फर्स्ट बूट डिवाइस में। आपने फर्स्ट बूट डिवाइस में दे दी हार्ड डिस्क, तो वो हार्ड डिस्क ढूंढता है। हार्ड डिस्क में फिर वो फाइल ढूंढता है जिसमें बूटिंग सीक्वेंस दिया रहता है जो कि boot.ini के रूप में होती है, और फिर आपका विंडोज़ इंस्टॉलेशन और बाकी अपना प्रोसेस कंटिन्यू करता है। तो ये पोस्ट होता कहाँ पर है कंप्यूटर्स में? तो आपको पता होगा कि आप लोगों के कंप्यूटर्स में एक चिप लगी रहती है जिसे कि हम रोम चिप कहते हैं। रैम में इसलिए नहीं हो सकता पोस्ट क्योंकि रैम तो खाली हो जाती है लाइट जाते ही, तो उसका सारा सीक्वेंस ख़त्म हो जाएगा। हार्ड डिस्क में भी नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप बिना हार्ड डिस्क के कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ऐसा थोड़ी कि डिस्प्ले नहीं आएगा, डिस्प्ले आ जाएगा, बूट फेलियर दिखाएगा। तो सारा कुछ कंप्यूटर के अंदर लगी हुई रोम चिप में होता है जो बायोस के फॉर्म में होती है। क्लियर हो गया सभी को? तो पोस्ट का सही जवाब रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये तो बहुत आसान है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया इसे। अ फाइल विथ एक्सटेंशन ऑफ जिप, जिप फाइल का एक्सटेंशन किसका होता है? कंप्रेस का। इसके अंतर्गत आपको जिपिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर बाकायदा एक पूरी क्लास हुई थी, आपको उसका वीडियो भी था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे विनजिप और विनरार से हम आर्चिव बनाते हैं। तो ये कंप्रेस है इसका आंसर। अगला है साइज ऑफ ईच सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क। एक हार्ड डिस्क का सेक्टर्स में कितने साइज होते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये 512 बाइट है। आपको एक चीज़ और बता दें, इसके लिए आपको ट्रैक्स, क्लस्टर्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो आप लोग गूगल पे टाइप कर दीजिए हार्ड डिस्क सेक्टर्स, तो आपको एक इमेज मिल जाएगी, ये रही। इसमें आपको बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा कि ट्रैक सेक्टर्स क्या होते हैं, ट्रैक्स क्या होते हैं, क्लस्टर्स क्या होते हैं। तो ये इजी है। तो आपको समझ आ रहा होगा ये जो गोले गोले चक्के बने हुए हैं ये सब क्या हैं? ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये आपका क्या है? ट्रैक्स है। जो आपका पर्पल कलर का दिख रहा है ये क्या है? डिस्क का सेक्टर है। जहाँ पर ट्रैक और सेक्टर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है क्लस्टर। ये आपकी हार्ड डिस्क का हेड है जो डेटा डाइपोल्स के रूप में रीड करता है। तो सवाल हमारा यही था कि आपके सेक्टर्स में कितने साइज़ का होता है? 512 बाइट का है। ये 2 की पावर n वाला सीक्वेंस चलता है वैसे इसमें। बायोस सॉफ्टवेयर इज ए पार्ट ऑफ, बताइए जल्दी से, बायोस कहाँ पर होता है? मदरबोर्ड। अगला नेक्स्ट बताइए, कन्वर्ट डिजिटल डेटा टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसका सही जवाब क्या होगा? मॉडेम का नाम ही होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये एनालॉग सिग्नल है, इसको किस में बदलने वाला है? डिजिटल में। और डिजिटल वाले को किस में बदलेगा? एनालॉग में। इसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। आगे बढ़ते हैं। बिफोर स्टोरिंग ए डेटा इन अ न्यू डिस्क इट हैज़ टू बी, बताइए,
अगर आप लोग कंप्यूटर में कोई डेटा नए डिस्क में सेव करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। हार्ड डिस्क जब आती है, नई हार्ड डिस्क मार्केट से ख़रीद के लाइए, वो फॉर्मेट नहीं होती है। उसको आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे नई डिस्क को, वो तुरंत स्क्रीन पर दिखाएगा फॉर्मेट करिए। जब फॉर्मेट कर देंगे तभी आपका पार्टीशन बनेगा और फिर तभी आप अपना उसमें डाल सकते हैं डेटा। नेक्स्ट है 1.9, स्विच इज़ प्रेफर्ड ओवर हब। हब से अच्छा होता है स्विच, क्यों? स्विच चीपर है, स्विच कम पावर लेता है, मोर कंप्यूटर कैन कनेक्ट टू द स्विच और स्विच परफॉर्मेंस बेटर। जाहिर है परफॉर्मेंस इज़ बेटर। देखिए ज़्यादा कंप्यूटर स्विच में कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप 16 पोर्ट का हब ले लीजिए, 16 पोर्ट का स्विच लीजिए, कनेक्ट तो 16 ही होंगे ना, ज़्यादा थोड़ी हो जाएंगे। तो स्विचेस तो आपको मार्केट में 2 पोर्ट से शुरू हो जाते हैं, 3 पोर्ट, 5 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट जैसे चाहिए, तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। स्विच, हब, राउटर, इन सब के ऊपर एक बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, उसके ज़रूर देख लेना, बहुत काम की चीज़ है और ये 100% आता ही आता है। नेक्स्ट है वाई डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर यूज नाउ डेज। आज की डेट में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्यों यूज़ होते हैं बताइए? ये बहुत क्वाइट हैं, कभी भी नहीं डॉट मैट्रिक्स सबसे आवाज़ करते हैं। दे आर यूजफुल ओनली फॉर ए डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, दे आर बेटर क्वालिटी, दे आर सुटेबल फॉर मल्टी पार्ट फॉर्म। इसका मतलब पता है क्या होता है? मल्टी पार्ट फॉर्म का मतलब है आज के डेट में मान लीजिए आप एक आदमी को फॉर्म भरने को दिया गया, उसके कहा गया 3 कार्बन कॉपी चाहिए उसकी, तो आप नॉर्मल प्रिंटर में 3 बार प्रिंट निकालेंगे उसके लिए। जबकि मल्टी पार्ट फॉर्म में क्या होता है कि आप लोगों का एक पेपर आता है रोल टाइप का, उसके पीछे कार्बन भी लगा होता है और उसके पीछे एक सेकेंडरी पेपर भी लगा होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डाल दीजिए, देखा है कभी मल्टी रोल? तो तो मल्टी रोल डालने से फ़ायदा ये रहता है कि जब ऊपर वाले पे छपता है तो कार्बन होने के कारण, क्योंकि आपको पता ही डॉट मैट्रिक्स में पिन्स होती हैं, पिन से प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से नीचे वाले पेपर भी प्रेशर पड़ेगा। तो अगर आप 3 लेयर का प्रिंट आउट निकालना चाहें तो निकल आता है, लेकिन हाँ जाहिर है पहले वाली लेयर जो होगी वो ज़्यादा डार्क होगी। क्लियर हुआ? अब आगे का टॉपिक है आप लोगों का ट्रू एंड फॉल्स। जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस पर ध्यान देना है, ट्रू एंड फॉल्स सेकंड पार्ट है इसका। तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए होंगे। ट्रू फॉल्स में 10 नंबर का आता है और एक नंबर के सारे रहते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, व्हेन यू कॉपी अ फाइल टू अनदर लोकेशन द ओरिजिनल फाइल इज डिलीटेड। ये तो छोटी सी चीज़ हो गई, छोटा से छोटा बच्चा बता देगा। कट पेस्ट में हटता है, कॉपी पेस्ट में नहीं हटता। DLL इज अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेयर्ड लाइब्रेरी इन विंडोज़। DLL फाइल के बारे में ड्राइवर्स से लिंक एक प्रकार की लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ, जैसे कि ड्राइवर्स हों, इन सब चीज़ों को रखती है। जब विंडोज़ ऑन होती है तो DLL भी लोड होती है। कोई भी सॉफ्टवेयर भी जब कभी लोड करोगे तो उसके अंदर भी जितनी भी लिस्ट ऑफ लाइब्रेरी फाइल्स होंगी उस सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई, जो हार्डवेयर के साथ ड्राइवर्स को अटैचमेंट करने वाली फाइल्स होंगी, वो सब DLL में होती है। तो अगर कभी कहीं कहीं पे आप देखेंगे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, अगर वो हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल नहीं है तो स्क्रीन पर आ जाएगा एरर .something.dll फाइल इज मिसिंग। क्लियर हो गया? तो इसका सही जवाब ट्रू है। एनी प्रोग्राम कैन बी डिलीट बाय ए डिलीटिंग एन आइकन। बिल्कुल गलत। प्रोग्राम को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अनस्टॉल करना पड़ता है उसे, जो कि कंट्रोल पैनल में जाकर रहता है, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैनॉट बी यूज टू प्रिंट कार्बन कॉपीज और मल्टीपल कॉपीज इन अ सिंगल पास। ये अभी भी मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से आप कभी भी कार्बन कॉपी नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो ये आंसर ट्रू हो गया। नेवर स्प्रे क्लीनिंग सॉल्यूशन डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कभी भी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लीनिंग सॉल्यूशन नहीं डालना चाहिए। ये तो सबको पता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, घर में तो ये अक्सर होता है, कंप्यूटर छोड़िए टीवी पर भी लेके बस कोलिन और स्प्रे मारा और साफ करके चिकना दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका एक मेन रीजन है। पहले मेरे को भी कंफ्यूज होता था कि ऐसा क्यों है। कभी भी आप लोग देखिए, कभी भी किसी भी इस तरह की स्क्रीन खरीदते हैं, यहाँ तक कि आप अपने फ़ोन का भी खरीदते हैं, तो उसके साथ जब आप लोगों को एक कॉपी मिलती है जिसमें कि डू और डोंट डू करके एक मिलता है, उसमें भी आपको लिखा मिलेगा कि कभी भी स्क्रीन की सफाई करिए तो आप डायरेक्ट स्प्रे मत करिए, पहले उसे कपड़े में स्प्रे करिए और कपड़े में स्प्रे करने के बाद जब कपड़े को फिर आप यूज़ करिए साफ़ करने के लिए।
कारण ये होता है कि स्प्रे में एक अपना प्रेशर होता है। इसको फिर मैंने एक टेक्निकल इंजीनियर के साथ शेयर किया, उसने टीवी के बारे में ये बताया कि टीवी के चारों तरफ एक ब्रीड होती है, जिसपे भाई टीवी की स्क्रीन बिल्कुल एज से तो होती नहीं है, चारों तरफ फ्रेम होता है, टीवी की एलसीडी पीछे से लगी होती है उसमें। तो जब कभी आप पानी का स्प्रे मारते हो तो कभी कभार स्प्रे तेज होता है तो उसमें से कुछ बूंदें लटकती है या फिर टपकती हुई नीचे घुस जाती हैं। हम जल्दी जल्दी में ऊपर वाली तो साफ कर देते हैं, लेकिन वो फ्रेम से रिस्क के नीचे आ जाती हैं और नीचे लगा होता है सर्किट बोर्ड, सेंसर्स लगे होते हैं, रिमोट्स के सेंसर्स लगे होते हैं, वॉल्यूम सेंसर्स लगे होते हैं, वो खराब हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। तो इसीलिए तो हमेशा, क्योंकि बोलते हैं कि हमारे पास जो इंजीनियर था उसने बताया हमारे पास जो 70% केस आते हैं रिमोट काम नहीं कर रहा, उसमें यही होता है कि जब वो खोलते हैं तो अंदर से पूरा मॉइस्चराइज निकलता है, लोग पानी से या स्प्रे से उसको साफ करते हैं इसी कारण। तो यही इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट है गेस्ट लॉगिन नेम कैन नॉट बी चेंज। बताइए, गेस्ट का लॉगिन का जो नेम होता है वो गेस्ट लॉगिन ना डिफ़ॉल्ट बना होता है। कंप्यूटर्स में एडमिनिस्ट्रेशन और गेस्ट दो डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते, बाकी अपने नए ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फाइंड्स ओनली नोन वायरस। ये बताइए भाई, एंटीवायरस में जो पहले से डेटाबेस में वायरसेस पड़े होंगे उन्हीं को तो पकड़ पाएगा। जो मान लीजिए आपके पास एंटीवायरस 2017 का है तो 2018 वालों को थोड़ी पकड़ पाएगा, 2018 वालों को करने के लिए उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिग्नेचर्स आर टू बी अपडेट एवरी डे। बिल्कुल सही है, एंटीवायरस में जो भी डेटाज हैं उनको रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए, और अपडेशन नहीं करेंगे तो पुराने वायरसेस को वो पकड़ेगा, नए वालों को नहीं पकड़ेगा। 2.9 पे आइए, इंटरनेट एप्लीकेशंस वर्क इन क्लाइंट सर्वर मेथड। सही है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल आर एप्रोप्रिएट फॉर मिलिट्री ऑपरेशंस। ये तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स आर एप्रोप्रिएट फॉर मिलिट्री ऑप्शंस। फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स जो होती हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बहुत अच्छी हैं। ये आपके लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स में एक सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसकी लॉस कम होते हैं और प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन लिखने का मतलब उसको समझ आया, मिलिट्री ऑपरेशन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में होते हैं, ये कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। जैसे आपके यहाँ पे बिजली चली गई तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन रेलवे की बिजली नहीं जानी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी में वही होती है। इलेक्ट्रॉनिक इंजन सारे बंद हो जाएंगे जो जहाँ था। मिलिट्री ऑपरेशन में फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज़ आज भी नहीं करते वो लोग, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स अगर कट गई तो उसको रिपेयर कराना घंटे भर की बात नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ट्विस्टेड पेयर केबल है छील के जोड़ दिया, वो फाइबर ऑप्टिक्स के फॉर्मेट में होती है। और मिलिट्री ऑपरेशन के समय एंड मौके पे नेटवर्किंग चली गई तो सब बेकार हो जाएगा। तो वो लोग हमेशा वायरलेस नेटवर्किंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं मिलिट्रीज़ के वहाँ तार थोड़ी लेके घूमते रहते होंगे, तो वो लोग ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर आप लोगों का फॉल्स हो जाएगा। आगे शिफ्ट करें, अगले पे आइए, मैच द फॉलोइंग। देखिए और बताइए और फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। मैच द फॉलोइंग पे आइए, बताइए मैच किससे करें। लिनक्स पहला वाला किससे है, पहले पढ़ लें क्या क्या है। लोड स्टार्टअप फाइल्स, फायरफॉल, डेटा DDNC, a group of tracks, laser printer, no host computer, ICMP, connect to incompatible networks, compressions, Ethernet, televisions, operating system, ADSL। ओके, तो हमारे पास लिनक्स है। लिनक्स क्या है, इसमें जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर, तो इसका तो हो गया है, लिख लेने तो कंफ्यूज हो जाएगा। दूसरा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कौन सा है इसमें, आपको याद है सिंप्लेक्स डुप्लेक्स ये पढ़ाया था। डुप्लेक्स में जो डेटा होता है वो दोनों तरफ से आता और जाता है, सिंप्लेक्स में सिर्फ एक तरफ से ही जाता है, तो इसका टेलीविजन ट्रांसमिशन हो जाएगा। टेलीविजन में आप लोग सिर्फ रिसीव करते हो, टेलीविजन वाला सैटेलाइट भेजता है वहाँ, यहाँ से हम टेलीविजन को थोड़ी भेज सकते हैं। उसके बाद है 10/2। 10/2 का क्या है, अथरनेट। अथरनेट का दूसरा नाम है, ये लिख लीजिएगा। उसके बाद है NTLDR। NTLDR ये क्या है आप लोगों की, आप लोग को ये फाइल कभी कभार प्रॉब्लम भी करती है। जब कभी आपके सिस्टम में बूटिंग फाइल मिसिंग हो जाएगी तो आप लोग कभी देखिएगा कंप्यूटर में लिख कर आने लगेगा NTLDR फाइल मिसिंग।
तो कंप्यूटर में ये एक बूटिंग फाइल होती है जिसकी मदद से आपको डायरेक्शन मिलता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे इस फोल्डर के अंदर सॉफ्टवेयर पड़ा है, विंडोज़ पड़ी है। अगर ये फाइल मिस हो गई, पाथ डाइवर्ट हो जाता है। तो ये आपके लोड्स स्टार्टअप फाइल्स है। गेटवे क्या होता है? बिल्कुल सही, दो अलग अलग इनकम्पैटिबल नेटवर्क्स हैं, एक लखनऊ का है, एक कानपुर का है। दोनों में नेटवर्किंग है, वो तो अपना लैन वैन हो गया, लेकिन इन दो अलग अलग नेटवर्क्स को बीच में जोड़ने वाला पूल जो है वो गेटवे हो गया। पिंग, ये तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। पिंग कमांड बताइए क्या करता है? पिंग कमांड कनेक्ट करता है कि आपके कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन बना है कि नहीं, एक मैसेज भेजता है, इको मैसेज। अगला बताइए, रिंग नेटवर्क क्यों नहीं होता? क्योंकि होस्ट होता किस में है? होस्ट होता है स्टार नेटवर्क में, एक सेंट्रल पेयर है, दूसरे पे नहीं है, बाकी इसमें कहीं नहीं होता। ओके, आगे बढ़िए। हम लोग टोनर पे हैं। टोनर होता है क्या बताइए आप लोग? लेज़र प्रिंटर की इंक को क्या कहते हैं? लेज़र प्रिंटर की इंक जो याद है, उसमें ब्लैक पाउडर पड़ा होता है, उसी को टोनर कहते हैं। हाँ, और ये बताइए कि इंकजेट प्रिंटर की इंक को क्या कहते हैं? इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं उसमें लिक्विड इंक पड़ती है ना, उसको कहते हैं इंक कार्टेज। और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में रिबन प्रिंट होता है, रिबन्स लगा होता है। ये सब मैंने आपको प्रिंटर का बहुत एक्सप्लेन वीडियो बताया था पूरा। नेक्स्ट है 3.9 सिलेंडर। सिलेंडर बताइए किससे जुड़ता है? अभी अभी आपको हार्ड डिस्क में दिखाया था, कई ट्रैक्स को मिला दिया जाए तो एक सिलेंडर बन जाता है। रेट टेक्नोलॉजी, ये हार्ड डिस्क से बहुत ही अच्छा है और रेट डेटा डेंसी का काम करती है। रेट टेक्नोलॉजी का पता है क्या फ़ायदा है? अगर आप लोगों के पास मान लीजिए बहुत ज़्यादा डेटा है, अब जैसे आपके पास एक लोकल सर्वर आपने बना रखा है और उसमें 2-2.5 हज़ार GB का डेटा आता है, और भी मान लीजिए 5-6 TB का डेटा है, तो हम भाई इतनी बड़ी हार्ड डिस्क यूज़ ही नहीं करते, इतना बड़ा डेटा रखते ही नहीं है, तो हमारे पास तो 1-1 TB की लगी हुई है। तो रेट टेक्नोलॉजीज़ में क्या होता है, आपकी हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क 1, हार्ड डिस्क 2, हार्ड डिस्क 3 करके डेटाबेस में यूज़ हो सकती है। तो उसमें जैसे ही हार्ड डिस्क 1 भरेगी, वो ऑटोमेटिकली आगे का डेटा 2 में शिफ्ट कर देगा, हार्ड डिस्क 2 में। और इन सभी हार्ड डिस्क को आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। आपको देखने में तो लगेगा कि हम लोग सिंगल ही हार्ड डिस्क चला रहे हैं, लेकिन वो रेट टेक्नोलॉजी के कारण सभी जगह बाइफरगेटेड होगा आपका डेटा। तो ये अच्छा भी है। क्लियर हो गया सभी को? आगे शिफ्ट करिए। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स पहले करने के पहले एक बार पढ़ लें। रिकवरी कंसोल, NIC, ATM। अब यहाँ ATM का मतलब वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं SATA, शॉर्टकट, cat5, सीरियल, पोस्ट, फायरवॉल, ATC, BNC, एट्रिप और DVD। ओके, चलिए आप शुरू करते हैं। ड्यूरिंग डैश कंप्यूटर चेक मोस्ट ऑफ हिज पार्ट्स। कंप्यूटर ऑन होते ही कौन सा पार्ट, अभी अभी आपको इसके पहले बताया था, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट से चेक होता है। 4.2 पे आते हैं। डैश इज ए पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट इन अ विंडो। कौन सा है? आप लोगों ने देखा है बहुत सारे कंप्यूटर्स में जब आप आइकन कोई बनाते हैं तो उस आइकन के नीचे एक इस तरह का एरो बन जाता है। ये एरो क्या शो करता है? शॉर्टकट शो करता है, वही है ये। नेक्स्ट है 4.3 का। डैश, यूजिंग डैश यू कैन परफॉर्म एनी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को आप लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा फायरवॉल में से हो नहीं सकता, फायरवॉल तो सिक्योरिटी का कंसेप्ट है। एडमिनिस्ट्रेटर का टास्क करना है तो इसमें एक कंसोल यूज़ किया जा सकता है। कंसोल एक प्रकार का एडमिन टास्क होता है जिसके थ्रू आप लोग कोई भी चीज़ को एक्टिव करना है, नहीं करना है, वो सब आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 नेटवर्क्स में लगे हैं, एक सिस्टम को शट डाउन करना है, एक नेटवर्क को टर्मिनेट करना है, तो कंसोल प्रोग्राम के थ्रू हम लोग आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट है 4.4 का। डैश पोर्ट कैन ओनली ट्रांसफर डेटा 1 बिट एट ए टाइम। ये आप लोगों ने बहुत बेसिक में पढ़ा है, एक के पीछे। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि एक छोटी सी गली है, उसमें से खूब सारे बच्चे पास करने हैं, तो एक तो तरीका है शटर थोड़ा खोलिए, एक एक करके एक के पीछे जाएगा, या तो चैनल बड़ा कर दीजिए, सारे एक साथ जाएंगे। तो ऊपर वाला आपका कौन सा पोर्ट कहलाएगा? कौन सा? सीरियल। और नीचे वाला पैरेलल। उसके बाद है 4.5 का।
जिसमें कि है डैश इज ए कमांड टू मेक ए फाइल हिडन, याद है डॉस में पढ़ा है एट्रिप कमांड, एट्रिप प्लस एच। 4.6 पे आइए, डैश इज ए हार्ड डिस्क इंटरफेस। ये तो आप लोगों को पता है, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड में लगाने के लिए कौन सी केबल कनेक्ट करते हैं, वही इंटरफेस है। 4.7 पे आइए, बताइए वो कौन सा एडाप्टर कार्ड होता है जो कि आपका डेटा नेटवर्क से भेजता और रिसीव करता है, लैन कार्ड जिसे आप NIC कहते हैं। 4.8 पे आइए, डैश केबल। अब केबल का बात आ गई है तो सीधा सीधा आपको पता है कि इस पूरे में एक ही केबल है Cat 5, जिससे कि आप 100 Mbps तक का डेटा ट्रांसफर। USB केबल की स्पीड कितनी होती है 10 Mbps, ठीक है। और फाइबर ऑप्टिक्स इससे कई ज़्यादा गुना, आज की डेट में जब फाइबर ऑप्टिक्स हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, आप शुरू हो गई है, तो आज के डेट में उसमें 10 Mbps की जगह आप लोगों का 1000 Mbps तक का डेटा ट्रांसफरिंग रेट हो जाएगा, तो 1 GB पर सेकेंड, तो बहुत फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा ये बिट है एक, आप लोग कभी मोबाइल पे डेटा डाउनलोड करिए, बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, ये और ये अलग अलग चीज़ होती है। ये बिट है और ये मेगाबाइट पर सेकेंड है, वो 1024 का मल्टीप्लाई है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। डैश कैन प्रोवाइड फॉर साइमल्टेनियसली डेटा, वीडियो एंड वॉइस ट्रांसमिशन। बताइए ये कौन है, तो आपका ये यहाँ पर एक प्रोटोकॉल से संबंधित आ गया कि जब कभी आप लोगों को डेटा ट्रांसफ़र करना होता है नेटवर्किंग में और उसके साथ वीडियो भी चाहिए, वॉइस ट्रांसमिशन भी चाहिए, तो हम लोग ATM मेथड के थ्रू ही ये डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा एक थ्योरी का चैप्टर भी बनता है। नेक्स्ट है डैश प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, वो आप लोगों को अब रट गया है, इससे हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारे क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को, क्लियर हो गया। जरा इसका सब्जेक्टिव भी देख लीजिए, पेपर बहुत इजी था, OSI मॉडल 100% रट के बैठिएगा, इस साल फिर से आने वाला है जनवरी के लिए, अभी से मैंने आपको बता दिया, क्लियर। कोएक्सियल केबल्स, लैन, ये तो बड़ा इजी पेपर है। कंप्रेशन टूल्स, इसको पूरा बना है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। लो लेवल एंड हाई लेवल फॉर्मेटिंग कैसे होती है। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अगले पेपर के लिए तैयार रहिए।